ऑफ एनी मीडियम, मीडियम से इंडिपेंडेंट है वो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इलेक्ट्रिक मीडियम कुछ भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ये स्मॉल सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन। और इन एसआई यूनिट्स वन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेगा +1 कूलम से, एग्जांपल के तौर पर कि एक लाइन जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेगा 1 कूलम से और टर्मिनेट्स करेगा -1 कूलम से। ठीक है, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन मेजर्ड इन कूलम, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कूलम से मेजर करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी है इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, जो डी है इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी करते हैं, और ये भी मेजर होता है कूलम पर स्क्वायर मीटर में, इसको हम कूलम पर मीटर स्क्वायर से करते हैं इसको एसआई यूनिट में। ठीक है, तो हमारा और भी तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी। अगर डी निकालने का है तो एप्सिलॉन नॉट ई होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तो साइन इक्वल टू डी डॉट डी एस होता है। ठीक है, तो आगे अब इसके हम बढ़ेंगे, आगे हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस लॉ आएगा। तो गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ कंसिस्ट वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का गॉस लॉ एक इंपॉर्टेंट फंडा है। ठीक है, तो गॉस लॉ स्टेट करता है दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइन थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जो कि एनी क्लोज सरफेस से, अगर ये क्लोज सरफेस है उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गया वो इक्वल होता है द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट। इससे जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा इस क्लोज सरफेस से उसके बराबर होता है। तो जस्ट क्या कह सकते हैं कि हमारा जैसा कि डिफिनेशन में है साइन इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इनक्लोज्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इक्वल टू है टोटल चार्ज जो इनक्लोज हुआ सरफेस के द्वारा, इस सरफेस है कोई, इस पे कितना चार्जेस टोटल चार्जेस लगा इनक्लोज हुआ उसके बराबर होता है। दैट इज, अब आगे इसको अगर लिख सकेंगे, पहला क्या हो गया साइन इक्वल टू क्यू इनक्लोज, फिर क्या साइन इक्वल टू क्या होता है हमारा टोटल चार्ज इनक्लोज, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डी साइन हो जाएगा, और इसके बराबर हो जाएगा टोटल इनक्लोज्ड सरफेस डी डॉट डी एस। यहाँ पर टोटल चार्ज इनक्लोज जो होगा क्यू, और टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, रो भी डी भी होता है, रो भी इंटू डी वी। तो क्या हो गया, और क्या लिख सकते हैं इसको और भी चेंज करके इक्वेशन, जब क्यू कहेंगे तो क्यू लिखेंगे, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू इन तो इसका साइन, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस पे जो इनक्लोज्ड है इसका मतलब होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल सरफेस इनक्लोज्ड डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो बी डी वी, ये हमारा होता है। और जब अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम, अब इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डाइवर्जेंस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तब हमारा फाइनल इक्वेशन जो कुछ इस तरह का बनेगा, डी डॉट डी एस इजकल टू वॉल्यूम ऑफ डेल डॉट डी इंटू डी वी, दिस विल बी आवर फाइनल इक्वेशन। और कंपेयरिंग टू वॉल्यूम इंटीग्रल्स, अगर इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एक ये वाला इक्वेशन Q इक्वल टू सरफेस एरिया डी डॉट डी एस रो भी डी भी, और इस दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारा आएगा रो भी इक्वल टू डेल डॉट डी, रो भी इक्वल टू डेल डॉट वी, विच इज फर्स्ट ऑफ द 4 मैक्सवेल इक्वेशन टू बी ड्राइव्ड। ये हमारा पहला मैक्सवेल इक्वेशन है जो कि हमारा आता है। तो ये गॉस लॉ मैक्सवेल इक्वेशन हो गया। अगर कहेगा कि गॉस लॉ से मैक्सवेल इक्वेशन निकालो तो ये हमारा प्रूव करना पड़ेगा कि रो भी डेल डॉट डी होता है। ये हमारा फर्स्ट ऑफ द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होते हैं, उसमें ये पहला है रो भी डेल वी। तो ये क्या स्टेट्स करता है कि द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द सेम एज द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो जो इक्वेशन ड्राइव हुआ है इस क्या स्टेट करता है, इसका मतलब होता है कि जो वॉल्यूम चार्ज है इज सेम एज द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी।
और इसको डिफाइन कर सकते, भी डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। अब पहले भी हम डिफाइन किए डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, तो उससे कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला इक्वेशन जो था, इक्वेशन ये वाला इक्वेशन जो था, वो क्या है, गॉस लॉ का इक्वेशन है डिफरेंट इंटीग्रल फॉर्म्स में। ठीक है। गोल्स गॉस लॉ जो है अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ होता है। गॉस लॉ जो है अल्टरनेटिव जो है कूलम्स लॉ का होता है। गॉस लॉ इसलिए यूज करते हैं, वो इजी मीन्स ऑफ फाइंडिंग ई और डी फॉर साइमेट्रिकली symmetrical charge distribution such a point charge infinite charge या infinite cylindrical surface में चार्ज में कुल गॉस लॉ से इजीली हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इसलिए गॉस लॉ का यूज करते हैं। हाँ, तो एप्लीकेशन सब गॉस लॉ क्या होता है, बहुत जगह यूज हो सकता है। पॉइंट चार्ज निकालने के लिए यूज हो सकता है, इन्फिनाइट लाइन चार्ज निकालने के लिए यूज हो सकता है, या फिर सरफेस पे कहेगा इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए क्या होगा, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो इन पॉइंट चार्ज के लिए जब बात करेंगे तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, अगर गॉस लॉ निकालने का कि भाई पॉइंट चार्ज पे निकालो, तो हमारा क्या होता है मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, एक्स वाई जेड, इसमें एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। इस पॉइंट पे बोला कि भाई निकालिए, इस पॉइंट पे हमको ये निकालना है इलेक्ट्रिक गॉस लॉ, ठीक है, डी निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो क्या होगा कि उसके लिए सिंस डी एवरी वन नॉर्मल टू गॉसियन सरफेस, जो डी होता है हमारा नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल टू गॉसियन सरफेस, हमारा गॉसियन सरफेस है उसके नॉर्मल होता है हमेशा। ठीक है। और गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, टोटल चार्ज जो इनक्लोज हुआ सरफेस में उसके बराबर होता है। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का होगा, क्यू इक्वल टू टोटल इनक्लोज डी डॉट डी एस होता है। और डी आर और आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बाहर आ जाएगा, ये वाला बाहर आ गया इक्वेशन, डी एस बच गया। तो डी एस हमारा सरफेस क्या है, 4 पाई r स्क्वायर होता है सर्कल का। तो ये होगा डी आर 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर डी निकालने का दिया कि भाई डी निकालो, तो कि डी क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए आर। दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज, ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज। इनफिनाइट लॉन्ग चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, इनफिनाइट लॉन्ग चार्ज के रो एल इंटू एल होता है, ठीक है, इक्वल टू क्यू। तो क्यू हो गया हमारा डी डॉट डी एस, ये हमारा बात कर रहे हैं इनफिनाइट लाइन चार्ज के लिए। तो क्या हो गया, डी रो बाहर आ गया, ये डी एस हो गया। इनफिनाइट लाइन क्या चार्ज के लिए जो सरफेस एरिया होगा डी रो 2 पाई रो एल हो जाएगा। तो यहां से हम डी फाइंड कर लेंगे, तो डी हमारा आ जाएगा, डी हमारा आ जाएगा रो एल 2 पाई रो इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए रो। दिस विल बी इनफिनाइट लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी एट इनफिनाइट लाइन चार्ज। इसी तरह सरफेस के लिए हमारा इक्वेशन बन जाएगा। सरफेस के लिए हमारा हम जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, रो एस डी एस होता है, ये बराबर हो जाएगा हमारा क्यू के। तो क्यू क्या होता है, इन टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। तो इसको जब इसको एक्सपोनेंशियली हम, तो इसको जब तोड़ोगे तो कुछ इस तरह करके आएगा। सरफेस के लिए यह हो जाएगा ds, और टॉप पे जो रहेगा ये हमारा हो जाएगा, और बॉटम में जो आएगा हम सरफेस उसका लेंगे ये क्या कहते हैं लिमिट ds। तो इसको अगर 10 क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह का आता है, रो एस ए
इजकल टू डी जेड ए प्लस ए। ये सब फास्ट इसलिए बता रहे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो उसको अच्छे से बताएंगे। ठीक। तो ए प्लस है तो बस सुन लो हल्का फल्का कि आ जाए दिमाग में। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, रो एस बाई टू ए जेड हो जाता है यूनिट वेक्टर, दिस विल बी डी। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फ्लक्स लाइन क्या होगा। इस पे क्वेश्चन भी दिया था ना, देखा क्वेश्चन देखा आपने, अनुष्का देखी थी क्वेश्चन, यस सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्वेश्चन था ना। सर याद नहीं है, देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन होगा ना हमको लगता है सेडिको बुक से ही होगा, और थ्योरी देखा थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बहुत लेस है। तो बुक फॉलो करोगे, बुक में हर चीज मिल जाएगा। मान लो अगर मेरे सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए बाई चांस, तो बुक में हर चीज वहां पे अच्छे से क्लेरिफाई करके बताया हुआ है, तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने बुक शेयर कर दिया था कि भाई हो सकता है कि भाई इतना स्लो, इतना चीजें हुआ जल्दी से एग्जाम हो जाए, तो होता है। हम लोग के समय भी बहुत बार हुआ था, हम लोग को तो ईएमएफटी में मात्र 2 ही मॉड्यूल कंप्लीट हो पाया था। मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब मान लो कि कोई यहाँ पे एक एक्सिस ले, दिस वन इज एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इसमें क्या कहा कि बाई 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। 2 पॉइंट चार्जेस मतलब मान लो एक प्लस क्यू ले लिया और एक माइनस क्यू ले लिया, बट अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसका स्मॉल डिस्टेंस हो गया, डी हो गया हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा, और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। और ये हमारा कोई पॉइंट से कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो इस पे देखें कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है। जो हमारा ये पी है ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पी पॉइंट पे ये क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा उसको देखना है, ठीक है। ओरिजिन की वजह से भी एक तो रेडियस बनेगा, तो इस पे एक आर हो गया, दिस वन इज आर, ठीक है। और जो हमारा थीटा है आर की वजह से इस पे जो एंगल बना वो थीटा एंगल बना, ये वाला थीटा एंगल हो गया, ठीक है। और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, मान लो यहां से ऐसे देखें इसको, तो इसको क्या लिए हम लोग डी कॉस थीटा लेंगे, दिस डी कॉस थीटा। The importance of field due to dipole will be evident in subsequent, आगे वाले चैप्टर्स में पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि फिगर में देखो कि भाई हम लोगों ने एक पोटेंशियल पॉइंट लिया है पी, जिसमें आर थीटा और फाई हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई 4 पाई नॉट 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है। तो अगर इसको और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 - r1 × r1 × r2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, वेयर r1 एंड r2 आर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन प्लस क्यू और माइनस क्यू से जो आर जो डिस्टेंस है हमारा पी पॉइंट तक, उस वो हमारा r1 एंड r2 है, ठीक है। और इसमें क्या दिया हो कि एक कंडीशन मान लो कि आर जो है बहुत डी से बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज है। तब क्या होगा, r2 - r1 जो हो जाएगा डी कॉस थीटा हो जाएगा। तब क्या होगा अगर मान लो कि आर जो है हमारा
एक कंडीशन है, ठीक है ना। तब क्या होगा इस समय, R2 - R1 जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा D cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और R2 और R2 × R1 जो होगा R² हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब इक्वेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आएगा Q/4πε0 D cos थीटा इंटू R²। इससे पहले एक छोटा सा पोटेंशियल क्या होता है वो जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो V जो हमारा आता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द potential difference between a point and a chosen point at which potential is zero। उसको वीर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ओके। तो हमारा V जो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ गया, V इक्वल टू Q/4πε D cos थीटा बाई R²। और सिंस D cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, D क्या है, फिगर में हम लोगों ने देखा था कि D cos थीटा जो है हमारा D के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे P लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, QD हो जाएगा। और और डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, अगर देखेंगे कि भाई डाइपोल मोमेंट इक्वेशन में जो V इक्वल टू Q/4πε0 D cos थीटा बाय R² में जो डाइपोल मोमेंट आया है, तो उसको जब कंसीडर करेंगे तब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का, B इक्वल टू P यूनिट वेक्टर ऑफ AR 4πε0 इंटू R² हो जाएगा। और क्या नोट करना है कि डाइपोल मोमेंट P इज डायरेक्टेड फ्रॉम, P जो हमारा है वो कहां से है, -Q से +Q जा रहा है। एंड इफ द डायपोल सेंटर इज नॉट एट द ओरिजिन बट एट R डैश, मतलब मान लो कि भाई ओरिजिन पे नहीं है हमारा डायपोल, सेंटर पे नहीं है, और बट वो R डैश पे है, एट R डैश, तब हमारा जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, अगर R डैश पे है तब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का आएगा, P इंटू माइनस बाई R डैश बाई 4πε0 R माइनस मोड ऑफ R माइनस R डैश का क्यूब। और उसके बाद आगे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल विथ सेंटर एट ओरिजिन। अब जब सेंटर पे ओरिजिन पे हो तब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब निकालेंगे तो इक्वल टू क्या होता है, डेल भी क्या हो गया, डेल भी बाई डेल आर इंटू ए आर होता है, ये जानते हैं हम लोग, बाई 1/r, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ आर थीटा और फाइव में दिया हुआ है। तो डेल बी बाई डेल थीटा इसको हम दे देंगे ऐसे इसका, ठीक है, नोट्स भी दे देंगे, ए थीटा। तो हमारे यहाँ से फाइनल इक्वेशन जो ई का आएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हो जाएगा वो आ जाएगा पी बाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब इक्वेशन लिखेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा पी बाई 4πε0 R³ 2 cos थीटा ए आर प्लस साइन थीटा इंटू ए थीटा, साइन थीटा इंटू ए थीटा हो जाएगा। वेयर जहां पे पी जो है इक्वल टू मोड ऑफ पी होता है, इक्वल टू क्यू डी होता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब निकालने कहेंगे तो हमको ई निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज हम लोग जानते हैं कि पॉइंट चार्ज है, एक मोनोपोल है।
डाइपोल नहीं है, दो नहीं, एक पोल होता है इसमें। एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली एट एज आर स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर स्क्वायर से वेरीज करता है इनवर्सली। ये जो आर स्क्वायर हमारा आया था, इनवर्सली वेरीज करता है। वाइल पोटेंशियल फील्ड वेरीज इनवर्सली एज आर। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वेरी करता है इनवर्सली एज आर, रेडियस आर से। और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या होता है, ये एक इमेजिनरी पाथ है और लाइन ड्रॉन इन सच ए वे दैट इट डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो है एक इमेजिनरी पाथ है, या फिर उसको ऐसा लाइन ड्रॉ किए जो कि डायरेक्ट कोई भी पॉइंट पे डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो फ्लक्स का भी हो, तो उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। और ये हमारा जीरो होता है। ई डॉट अगर डी आई निकालेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकालो, वो इक्वल टू जीरो होता है। और अदर वर्ड में अगर समझना है सिंपल में, दे आर द लाइन टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी इज टेंजेंशियल एट एवरी पॉइंट। मतलब क्या है कहने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी है उसके टेंजेंशियल होगा। अगर मान लो ये लाइन है, ठीक है, सरफेस लिए हैं, तो ये हमारा है, ये हमारा टेंजेंशियल होगा इस पे। फ्लक्स लाइन जो होगा वो होता है वो टेंजेंशियल होता है। और एनी सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज द सेम थ्रू इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल। अगर कोई भी सरफेस पे पोटेंशियल अगर सेम रहे थ्रू आउट, तो हमारा उसको उसको क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। एंड द इंटरेक्शन ऑफ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड प्लेन रिजल्ट्स इन पाथ और लाइन नोन एज इक्वी पोटेंशियल लाइन। और उसका इंटरेक्शन जो होगा उसको हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल line and no work is done in a moving charge from one point to another along a equipotential line or surface। तो क्या हो जाएगा, va जो होगा, va माइनस vb जो होगा, जीरो हो जाता है। और इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है ऑन लाइन सरफेस। तो यहाँ हम लोग कंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डायपोल एंड फ्लक्स लाइंस। इसको डिटरमाइन